वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर होजोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्वागत है और तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहेंगे जिस तरह आपका हमें प्यार मिल रहा है, व्यूज़ आपके द्वारा जो देखा जा रहा है और हमें मोटिवेट मिलता है। जैसे आप हमारा जो वीडियो देखते हैं तो हमें भी मोटिवेट मिलता है कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा प्रैक्टिस सेट लाए और अलग-अलग एग्जाम पे पैटर्न पे बनाएँ। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी पैटर्न तो चल ही रहा है आपका एसएससी एमटीएस 2023 जो फिलहाल में वैकेंसी आया है। और इंग्लिश ही नहीं, इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और जीके जीएस का भी एकदम पूरा क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिलते आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, डोंट वरी दोस्त। आपको सिंपल खाली प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते करते उस सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंचिए जहाँ पे आपका ड्रीम है, जहाँ पे आपको पहुंचना है। ठीक है, तो आपका आज का प्रैक्टिस सेट है आपका 6 और अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट पूरा टोटल किया है इंग्लिश का। जो आप बच्चे नहीं देखे हैं, नए हैं और न्यूअर है, बिगनर है, वो जाके हमारे चैनल पे 1 2 3 4 5 5 क्लास डाला है प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का भी और मैथमेटिक्स का भी। ठीक है, दोनों देखिए, दोनों ही बहुत बेहतर क्लास है दोस्तों और बहुत ही अच्छे व्यू आए हैं इस पे। ठीक है, आपको भी देखने का मौका मिलेगा। चलिए, तो आज उसी को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टचअप में, जिसको बोलेंगे प्रैक्टिस सेट 6 और लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और हर एक आपका क्वेश्चन और हर एक जो आपका सवाल रहेगा वो मेन मेड बोलेंगे ना, जो प्रीवियस ईयर सवाल नहीं है, एक भी प्रीवियस सवाल नहीं है। ये डायरेक्टली एमटीएस में आने का संभावना है। कम से कम 90-80% जो कुछ सवाल आ सकते हैं उसी के बेसिस पैटर्न पे क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, चाहे वोकैबुलरी हुआ, चाहे ग्रामर हुआ, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हुआ, उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सीखेंगे और मैं वैसा अप्रोच बताऊंगा मेरे चैनल पे कि जो भी आपको एग्जाम में जैसा अप्रोच करना है उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। क्या है, इसमें जो इडियम्स दिया है उसका मीनिंग हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसका मीनिंग हमें सिलेक्ट करना है उस इडियम का। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका जो मीनिंग है ये रहा, हश हस दिख रहा है आपको, ये हश हश, इसका मतलब क्या होता है ये जानिएगा तभी तो मीनिंग निकाल पाइएगा। तो हर्ष हर्ष का मतलब होता है जिसको बोलते हैं वेरी, बहुत ही गुप्त रूप से बोलते हैं ना, जब कोई बात को छुपाते हैं उसी को बोलते हैं हस हस। इसका कहावत है हस हस। ठीक है, हंस हंस के नहीं, हंस हंस के, हंस हंस। अब पहला ऑप्शन है आपका नॉइजी एक्साइटमेंट, दूसरा आपका वेरी सीक्रेट, तीसरा आपका गोइंग ऑन स्लोली और चौथा आपका नो चॉइस एट ऑल। नॉइजी एक्साइटमेंट मतलब ये होता है थोड़ा आवाज वाला एक्साइटमेंट, जो एकदम हुर्रे करता है ना कि ये जीत गए, विनर हो गए, वो वाला एक्साइटमेंट। तो पहला ऑप्शन नंबर गया ए। ठीक है, वेरी सीक्रेट जो भी गुप्त रूप से छुपाया जाता है उसी को बोलते हैं सीक्रेट, जो कि बहुत ही गुप्त रूप से, वेरी सीक्रेट। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा आंसर। ठीक है, सी की बात करें तो गोइंग ऑन स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, कोई काम को धीरे धीरे स्टार्ट करना है करना। ठीक है, नो चॉइस एट ऑल का मतलब होता है इनमें से कोई भी चॉइस नहीं, इनमें से कोई भी चॉइस नहीं। इसका मतलब होगा कि आपके पास मान के चले दो ऑप्शन है, दो में से वही एक चुनना है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, उसी को बोलते हैं नो चॉइस एट ऑल। क्लियर हुआ? तो समझ में आया, हश हश का मतलब होता है वेरी सीक्रेट और वेरी गुप्त रूप से, जब कोई आप चीज छुपाते हैं उसी को बोलते हैं वेरी सीक्रेट, बोलते हैं ना कि सीक्रेट चीज है, उसी को कहावत होता है हश हश, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा आपका है इडियम्स, चलो देखते हैं क्या है। दूसरा है आपका हॉब्सन चॉइस। क्या है, हॉब्सन चॉइस। तो पहले पता करें कि हॉब्सन चॉइस क्या होता है। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब पता करेंगे तब तो इसका सही कहावत है, सही मीनिंग निकाल पाएंगे। तो बताते हैं बाबू, हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है जिसमें आपने अभी जस्ट आपको वही बोला वही है। इसका मतलब कि उन चारों ऑप्शन में से वही चूज करना, मतलब एक चूज करना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये बोलते हैं ना कि यही दो आपके पास बचा है, इसी में से आपको चूज करना है, उसी चूज को बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चूज करना, इसका मतलब नो चॉइस एट ऑल, इसके अलावा कोई आपके पास सहायता या मदद नहीं मिलेगा चॉइस करने का। ऑप्शन चॉइस मतलब ये होता है दुविधा में फंस जाना, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन में से दोनों चूज करना है, कौन सा सही कौन सा गलत है। बट आपको बोले कि इसके अलावा कोई है तो नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है, इसका मतलब नो चॉइस एट ऑल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल नॉइज एक्साइटमेंट वापस में आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया आपका। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, सी कट गया। और फ्रेंडली हैंडशेक का मतलब होता है फ्रेंडली हैंडशेक। ठीक है, अच्छे से हाथ मिलाना और दोस्ती चट्टी बट्टी यार बोलते हैं इसको ना, उसी को बोलते हैं फ्रेंडली हैंडशेक। डी ऑप्शन भी कट गया। तो आंसर क्या होगा आपका, नो चॉइस एट ऑल को बोलते हैं हॉब्सन चॉइस। ठीक है, याद रखिएगा, हॉब्सन चॉइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हश हश वेरी सीक्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। ठीक है, अभी जो आपका सवाल दिया है ये आपका एंटोनिम्स है। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है,
विरुद्धार्थी आप सब जानते हैं। तो पहले इसका मतलब समझेंगे तब बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो है पहला है आपका जो सवाल है वो है डैम्प। क्या है? डैम्प, इसका मतलब है। और दूसरा सवाल है डेयरिंग। ये अगर दोनों मतलब और निकाल पाएंगे तो इजीली आप चीज को कैच कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो एंटोनिम्स हो चाहे सिनोनिम्स हो। जब तक आप वर्ड का बेसिक रूट नहीं पता कर पाएंगे तब तक आप ऑप्शन पे जा ही नहीं सकते। ऐसे तुक्का मार के आ जाएंगे और 1/3 मार्क्स आपका डायरेक्टली कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है ना, वो चीज को ध्यान रखना है। तो पहले मैं बता दूं कि डैम का मतलब क्या होता है। तो डैम से मैंने याद किया था डैम, ठीक है। डैम से मैंने याद किया था डैम। और डैम किस लिए बनाया जाता है? आर्टिफिशियल रिस्टोरिंग फॉर द लेक, मतलब पानी को रिस्टोर करने के लिए। तो डैम से मैंने याद किया था वाटर। डैम किस लिए होता है? वाटर को रिस्टोर करने के लिए। वाटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? गीला। गीला बोलते हैं ना, गीला को क्या बोलते हैं? आपका वेट बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर क्या होता है? गीला। तो ये डैम का मतलब होता है गीला, ठीक है। ये यहाँ तक मीनिंग निकला। अब मैंने इस तरह से अप्रोच लगाया था याद करने का। मतलब डैम से डैम याद करो। डैम से किस लिए बनाया गया? वाटर के लिए। वाटर कैसा होता है? गीला होता है। मतलब डायरेक्टली क्या है डैम? क्या डैम का मतलब क्या होता है? गीला। अब गीले का अपोजिट बताना है। गीले का अपोजिट क्या होता है? सूखा। तो बहुत बच्चे सूखा जानते हैं, क्या होता है? ड्राई होता है। बहुत ही सिंपल है। तो पहला बात को टेंशन। टेंशन वो है जो आप दिमाग में लेते हैं। और एक टेंशन होता है सरफेस टेंशन जो पानी के ऊपर होता है। तो उस पर नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्राई। ड्राई क्योंकि एंट्री में सुनना है तो ड्राई बिल्कुल सही होगा आपका ड्राई। ड्राई ऑप्शन है। ड्राई मतलब सूखा और डैम मतलब गीला, ठीक है। वेट भी आपका गीला हो गया तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। और मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। मॉइस्चर समझते हैं जैसे कि मॉइस्चर क्या होता है एक्चुअली मैं बताता हूँ। जैसे कि आप विंटर के सीजन में जब सुबह सुबह आप घास पे देखेंगे चाहे कुछ पेड़ पौधे पे देखेंगे तो वहां से अगर एक बार हाथ से मारिएगा और हाथ में देखिएगा तो पानी के बूंदे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? वहां पर शीत जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में शीत। शीत क्या होता है? मॉर्निंग में जो गिरता है और पत्ते पे घास पे रह जाता है, ठीक है। वही आप होता है मॉइस्चर, नमी, हल्का हल्का नमी, ठीक है। पानी की मात्रा उतनी दिखती नहीं है बट वो नमी दिखता है उसके अंदर, ठीक है, होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेयरिंग, ठीक है। क्या है? डेयरिंग। डेयरिंग पे ध्यान दीजिए। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? डेयरिंग आई थिंक आप बहुत बच्चे जानते होंगे, याद भी नहीं होगा तभी भी। डेयरिंग आपने सुना है कि इसमें बहुत डेयरिंग है। आपने उस वर्ड सुना है ना, बोला जाता है कि इसके पास बहुत डेयरिंग है। डेयरिंग मतलब होता है साहस। क्या होता है? बोलते हैं ना, कोई चीज काम करने के लिए डेयरिंग चाहिए, ऐसा वर्ड बोलते हैं ना। या कोई चीज परफॉर्म करने के लिए भी डेयरिंग चाहिए, साहस चाहिए उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। माउंटेन ड्यू का प्रचार आता था, बोलते हैं ना डेयरिंग है, डैशिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहस। और साहस का मतलब उल्टा क्या होगा? डरपोक। एक साहसी व्यक्ति एक डरपोक व्यक्ति में विपरीत शब्द आ रहा है ना, जिसमें डरपोक ढूंढेंगे। तो पहला है आपका काम, CALM। CLM काम। काम का मतलब होता है, इसको काम पढ़िएगा, काल्म नहीं होता काम। काम का मतलब होता है शांत। तो साहसी और शांत में कोई तो लेना देना है नहीं। एक साहसी होता है, एक शांत से मतलब क्या हो गया? एक तो उसको विपरीत ढूंढना है, डरपोक ढूंढना है। साहसी और शांत दोनों एक ही मतलब हो गया। सी पे चलेंगे तो बोल्ड। बोल्ड थोड़ा होता है आकर्षक, नहीं बोल सकते, मतलब कि थोड़ा साहस में ही साहस को ही बोलते हैं। जैसे कि हर एक चीज काम को तुरंत तैयार हो जाता है। साहस अलग बात है लेकिन हर चीज काम में तैयार हो जाता है, उसी को बोलते हैं बोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी पे गया। कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, लिख लीजिएगा। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। और डरपोक का शुद्ध इंग्लिश ही होता है कावर्ड, तो याद रखिएगा, बहुत बच्चे शायद याद होगा। सैड का मतलब होता है दुखी, तो दुखी रिलेट है नहीं इससे। ऑप्शन नंबर आपका डी भी गया। साहसी से विपरीत परफेक्ट ढूंढना है, इसलिए लिखा है यहाँ पे करेक्टली। चूज द करेक्टली ऑप्शन, ना कि उसके सेम मीनिंग, ठीक है। याद आया? चलिए, तो डेयरिंग मतलब होता है साहस और काउट मतलब होता है डरपोक, ठीक है। काम मतलब शांत, बोल्ड मतलब थोड़ा आक्रामक वेग, और सैड मतलब दुखी हो गया। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फटाफट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। अब इसके अंदर ये जो लिखा है बात ना, यही बात थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि इसमें करेक्ट ही ढूंढना है, रॉन्ग नहीं। मतलब कि सेम मिलता जुलता नहीं है, ऐसा लगता है कि ये हो सकता है बट ये होता नहीं है ना। तो करेक्ट करेक्ट मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स, समानार्थी, सेम वर्ड बोलना है। पहला वर्ड है आपका गुरु सम और दूसरा आपका एफिशिएंसी, ठीक है। पहले इसका मीनिंग पता करिए उसके बाद ही वर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा हल्का सेकंड टाइम देता हूँ, आप इसको बनाइए। तो पहला जो मैं इसको दे देता हूँ गुरु सम, ठीक है। और सेकंड है आपका एफिशिएंसी। पहला मतलब निकाल के फटाफट, आपके पास 4 ऑप्शन है, कुछ सेकंड का टाइम है, आप बनाइए, फिर मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। चलिए,
चलिए आई थिंक हो गया होगा, नहीं तो पॉज करके बना सकते हैं। चलिए पहले समझिए गुरु सम क्या होता है। देखिए पहले इसका मीनिंग बता दूं या तो इसको याद करने का तरीका बता सकता, दोनों ऑप्शन बताऊंगा। पहले बताऊंगा इसको याद करने का तरीका कैसा होता है। देखिए गुरु सम का मतलब होता है भयानक, डरावना। ठीक है, ये मैं साफ साफ मीनिंग बोल दिया। अब बताता हूँ कि याद कैसे करेंगे। गुरु सम से मैंने याद किया था कि सम गुरु कैसे होते हैं, भयानक। सम मतलब कि कुछ गुरु कैसे होते हैं, भयानक और एकदम खतरनाक। ठीक है, जैसे कि लगते नहीं कि वो कुछ बात पे मार देंगे, उनका आंख से, उनका पढ़ाने का एटीट्यूड से लगता है कि वो मार देते हैं। तो गुरुस्म का मतलब होता है आपका भयानक या वो बोल सकते हैं, ठीक है, डरावना, भयानक, ठीक है, या डरावना। डरावना, ठीक है, ये मतलब हुआ। और याद कैसे करना आपको, सम करके गुरु कर लीजिएगा। सम गुरु कैसे होते हैं, कोई कोई गुरु कैसे होते हैं आपके, गुरु गुरु एक गुरु है गुरु। सम गुरु कैसे होते हैं, भयानक होते हैं। अब भयानक का सिनोनिम्स ढूंढना है। तो पहला है आपका हॉरिबल, दूसरा आपका चार्मिंग, फिर सिंपल है, फिर ऑर्डिनरी है। तो हॉरिबल पहला ही ऑप्शन मिल गया, जो बच्चे बहुत 90% टिक कर दिए होंगे। हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है डरावना। तो हॉरिबल पिक्चर होता है, आपने देखा ना हॉरिबल। जब आप पिक्चर पे करते हैं तो एडवेंचर आता है, एक्शन मूवीज आते हैं, फिर नीचे लिखता है हॉरर मूवीज। हॉरर मतलब कि भूत पिशाचे वाले सारे मूवी। तो हॉरर का मतलब डरावना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सूट हो गया। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी गलत हो गया। और इसका अगर गुरु सम की बात करते इसका एंटोनिम्स होगा चार्मिंग। ठीक है, अगर एंटोनिम्स पूछता तो चार्मिंग यहाँ पर टिक करते, बट पूछा आपका सिनोनिम्स तो हॉरिबल हो गया। चार्मिंग का मतलब होता है क्या, लिख लीजिए यहाँ पे, आकर्षक। आकर्षक का बहुत मीनिंग होता है अट्रैक्टिव होता है, लुक हैंडसम होता है। ठीक है, यहाँ पे आकर्षक कर दीजिएगा, आकर्षक दिखना, अट्रैक्टिव दिखना। ठीक है, लुक हैंडसम दिखना, हैंडसम को भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गया। बी की बात करें, सिंपल मतलब होता है एकदम साधारण व्यक्ति, सिंपल मतलब साधारण व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी गया। और ऑर्डिनरी का मतलब भी होता है ऑकवर्ड नहीं, ऑर्डिनरी व्यक्ति, सिंपल साधारण व्यक्ति को बोल सकते हैं ऑर्डिनरी व्यक्ति। तो सिंपल ऑर्डिनरी एक सेम बात है। तो ऑप्शन नंबर समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ, ए हॉरिबल। अब जो मैंने आपको दूसरा दिया था, दूसरा क्या था आपका, एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखते हैं चलिए इसको, एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी का पहले मतलब पकड़िएगा तब ना। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, कोई चीज काम करने का क्षमता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, या बहुत सारे वर्ड इसके बनते हैं बाबू। इसका मतलब होता है कोई काम करने का आपके पास ताकत कितना है, औकात भी बोल सकते हैं, लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्षमता बोल सकते हैं अगर बेसिकली हिंदी बात करें इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्षमता। ठीक है, क्षमता कर लीजिएगा, क्षमता, वो क्षमता हो जाता है, क्षमता कर लीजिएगा। तो क्षमता होता है पहला आपका क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बहुत पास, नजदीक। तो ऑप्शन नंबर ए गया है, ठीक है, इसको देखना ही नहीं। दूसरा बात करें तो यहाँ पे है कॉम्पिटियंस। ठीक है, क्या है, कॉम्पिटियंस। तो कॉम्पिटियंस का मतलब ही होता है कोई चीज को काम करने की क्षमता या कैपेबिलिटी। ठीक है, इसका बहुत सारे सेंस बनते हैं, एफिशिएंसी हो गया, लिमिट हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, एबिलिटी हो जाता है। ठीक है, जो काम करने के लिए बोल सकते हैं। और ये आपका कॉम्पिटेंस का मतलब भी होता है क्षमता। इनएफिशिएंसी आपका हो गया एंटोनिम्स। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, जिसके पास क्षमता ना हो। और ओरिजिनल का मतलब होता है सेम, सेम मतलब जो सच में होता है ना चीज, बोलते हैं ओरिजिनल और फेक। फेक मतलब कि फ्रॉड, धोखाधड़ी करना। ओरिजिनल मतलब कि धोखाधड़ी नहीं करना, वही चीज को दिखाना, ओरिजिनल चीज। ठीक है, तो एफिशिएंसी मतलब क्षमता, क्षमता का बी होता है कॉम्पिटियंस। कॉम्पिटियंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, बट कॉम्पिटेंस एक लिख लीजिएगा, इसका मतलब भी होता है कोई चीज काम करने का, कोई चीज काम करने का क्षमता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 4 पे, 4 क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। इसके अंदर क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ OWS। बड़ा है लेकिन याद करने का तरीका OWS। OWS एक ऐसा सेक्शन है वोकेबलरी का, जिसके अंदर आपके कुछ सेंटेंस दिए हो रहेंगे, और वो सेंटेंस का मतलब एक सिंपल वर्ड में निकलेगा। ठीक है, जैसे कि जहां अगर हिंदी में, स्पेशली हिंदी में बात करें, तो जहां जाना कठिन उसको, उस जगह को क्या बोलते हैं, दुर्गम।
उसी तरह इंग्लिश में वही चीज़ वर्ड होता है बट अलग-अलग डिफरेंट वर्ड होता है, ठीक है? जैसे कि जो व्यक्ति साइंटिस्ट है, जो चीज़ वनस्पति ज्ञान में का शास्त्र पंडित है उसको क्या बोलते हैं, चाहे जो हार्ट का डॉक्टर है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? उस तरह से। तो पहला मतलब समझिए कि एब्नॉर्मल एंड एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ वनसेल्फ क्या है? एब्नॉर्मल, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? क्या है? एब्नॉर्मल का मतलब होता है सही तरह से व्यवहार ना करना है। एब्नॉर्मल एंड एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, एडमायरेशन फॉर वनसेल्फ। वनसेल्फ का मतलब है खुद का, पॉसेसिव केस है। मतलब कि एक ऐसा चीज़, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बारे में ही बोलता जाए, अपने बारे में ही आलोचना करता जाए और अपने बारे में ही बड़ाई करता जाए, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ठीक है? तो ऐसे होते हैं सामान्य व्यक्ति जो कि अपने बारे में बोलते रहते हैं कि अरे मैं हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कोई दुनिया में है नहीं ऐसा। उसी को व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एब्नॉर्मल एंड एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर वनसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बाबू नार्सिसिज्म। उस व्यक्ति होगा नार्सिस्ट, नार्सिस्ट। नार्किस्ट का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो अपने बारे में आलोचना करते रहे, बोलते रहे, ठीक है? अपने बारे में तारीफ करते रहे, ठीक है? और नार्सिसिज्म उस और डिसऑर्डर को बोल सकते हैं या उस आपका डिजीज को बोल सकते हैं। इसको डिसऑर्डर ही होगा ना। एब्नॉर्मल तरीके से अपने बारे में बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, कुछ आगे ना पीछे अपने बारे में तारीफ कर रहा है, उसी को बोलते हैं नार्सिसिज्म। स्टेल मतलब होता है बासी, इसका कोई रिलेट है नहीं, रिलेशन है नहीं इसके साथ। ऑप्टेरिशियन क्या होता है? ऑप्टेरिशियन का मतलब होता है बाबू, ऑप्टेरिशियन का मतलब होता है जो कि बहुत ही महिला ऐसे तो पहले सिटी में इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं ऑप्टेरिशियन का मतलब क्या होता है। अगर बात करें तो पहले सिटी में व्यवस्था था, पहले था अभी भी है। पहले थोड़ा सिटी एडवांस था, गाँव अभी के टाइम पे बहुत ही पिछड़े वर्ग का था। तो पहले में क्या है कि गाँव के टाइमिंग पे जो डिलीवरी होती थी बच्चे की, तो वो टाइम पे आधा जो था वो गाँव के महिला एक साथ मिल के ही काम कर देते थे। डिलीवरी बेबी का कर देते थे, क्योंकि फैसिलिटी वहाँ तक होता नहीं था, ठीक है? ज़्यादा करके अधिकतर बच्चे अपने मामा के पैदा होते थे या तो अपने घर पे ही पैदा होते थे, ठीक है? तो वो टाइम पे जो मिडवरी वाइफ लोग हैं, मिडवरी वाइफ और वुमेन्स लोग, उनका हैबिचुअल एक्शन बन जाता है बच्चे को या किसी को आपके डिलीवरी निकालना, ठीक है? डिलीवरी करना किसी मदर के स्टमक में से। तो ऑब्स्टेट्रिशियन उसी को बोलते हैं जिसको हैबिट बन जाता है, वो भी हॉस्पिटल में नहीं, ना कोई सिटी में ना हॉस्पिटल में, वो भी ऑन द विदाउट इक्विपमेंट, बिना इक्विपमेंट को जो बच्चे की डिलीवरी इजीली वे से कर दे, उसी को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है? और बात करें पैरासाइट, तो पैरासाइट वो होता है परजीवी जिसको बोलते हैं। परजीवी क्या होता है दोस्तों? परजीवी मतलब कि दूसरे पे डिपेंड रहता है। पैरासाइट क्या होता है? आपके छोटे-छोटे कीड़े, उसी को बोलते हैं पैरासाइट। डिकम्पोज़र भी होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने पे। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर तो हम लोग हैं, सॉरी कंज्यूमर तो हम लोग हैं, प्रोड्यूसर प्लांट लोग हैं और आपके जो पैरासाइट लोग हैं कौन है? ये भी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। सड़े गले खाएँगे कुछ भी, डिकम्पोज़र जिसको बोलते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब समझ में आ गया? जो अपने अपने बारे में खुद की तारीफ करे, उसी को बोलते हैं नार्सिसिज्म, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट उसी का पार्ट है, ये भी वन सब्स्टिट्यूशन है। टेकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है? टेकिंग टू वन सेल्फ, सॉरी टेकिंग नहीं है, टॉकिंग है। आई एम सॉरी, यहाँ पे टॉकिंग है। टॉकिंग टू वन सेल्फ, अब सेम उसी बार में टॉकिंग टू वन सेल्फ होता है कि अपने आप में ही बकते जाना, अपने आप में तारीफ नहीं करना। वो तारीफ था, ये बकना होता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसको सिंपल आप पागल बोल सकते हो, बट इसका मीनिंग भी अलग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो शांति से बैठा हो और कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है कि वो ये काम किया, वो ऐसा है, वो कुछ भी अब्यूज भी दे रहा है, फिर नॉर्मल वे से टॉक भी कर रहा है, फिर कोई व्यक्ति को देख रहा है तो फिर शांत हो जा रहा है, कोई व्यक्ति हट गया तो फिर बोलने लग रहा है। वैसा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो कि अपने आप बकते रहता है। तो पहला आपका विडो, विडो तो सब जानते हैं, विडो तो ऑप्शन होगा नहीं। विडो का मतलब होता है बाबू, क्या होता है विडो? विडो का मतलब होता है विधवा, ठीक है? याद रखिएगा। सेकंड है आपका स्पेंड्रफ्ट। स्पेंड्रफ्ट का मतलब होता है बाबू खर्चीला, जो व्यक्ति ज्यादा खर्चा करता है उसी को बोलते हैं स्पेंड्रफ्ट। तो विडो लिख लीजिए यहाँ पे, काम देगा। विधवा, ठीक है? और स्पेंड्रफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है? जो व्यक्ति खर्चीला होता है उसे बोलते हैं स्पेंड। थीस्ट समझते हैं? थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखे, ठीक है? हाँ, भगवान में विश्वास रखे या भगवान की पूजा करे, ठीक है? उसी को बोलते हैं थीस्ट। और थीस्ट कौन होता है? नास्तिक। ये हो कौन हो गया? आस्तिक। सोलिलो गाय बच गया। अब सोलिलो क्यों बच गया? जिसको बोलते हैं अपने आप में बकना। सोलिलो क्यों, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं अपने आप में बकना, जिसको बोलते हैं टॉकिंग टू वन सेल्फ। यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने
अपने आप में बकना, ठीक है। ये हो गया विधवा, ये हो गया खर्चीला, ये हो गया भगवान की भगवान में विश्वास, ठीक है। तो सोलिलोक्यू का मतलब होता है टेकिंग टू वन सेल्फ, टॉकिंग टू वन सेल्फ, जो अपने आप में कुछ ही बड़बड़ाते रहे, कोई मैटर नहीं, कोई दुनिया भर प्रेसिडेंट। ऐसे ज्यादा पर्सन कौन होते हैं, आप मुझे बताइए। ड्रंक कैड पर्सन, वो पागल नहीं होते, वो सलीलोकल नहीं होते, लेकिन वो टाइम पे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कैसे, देखे, अरे अपुनी प्रेसिडेंट है, अपुनी प्रधानमंत्री है, एकदम पी लेना, पी लिया आदमी व्यक्ति और अल्कोहलिक ले लिया, उसके बाद तो फिर उसको कोई दुनिया, कोई जहां लास्ट सामने राष्ट्रपति भी हो जाए या प्रधानमंत्री भी खड़ा हो जाए तो उसको कोई फर्क होने वाला नहीं, वो अपने दुनिया में रहता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सोलीलो गाय, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बहुत ही प्यार से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेक्ट द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कहीं से भी आ सकता है, या तो आपके प्रीपोजिशन से पूछ सकता है, ज्यादा खास करके प्रीपोजिशन से पूछता है, ठीक है। खास करके आपका जो होगा प्रीपोजिशन से मेनली ज्यादा पूछ सकता है, वो भी एडवांस, ठीक है, एडवांस में। और बात करें तो आपके नाउन प्रोनाउन अदर अदर ग्रामेटिकल पार्ट से आ सकते हैं, इसमें से मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, ठीक है। अदर ग्रामर, ठीक है, अदर ग्रामर में से, ऑल ग्रामर में से पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है बाबू, ही एब्सटेन ब्लैंक वाइन। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब जो होता है वो है आपका प्रीपोजिशन और वो है फिक्स। एब्सटेन के साथ फोर आता है, ऑन आता है, फ्रॉम आता है, विथ आता है। तो एब्सटेन याद रखिएगा, एब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है, क्या आता है, फ्रॉम आता है। ये बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। यदि मैं आपको याद करा दूं तो मैं इधर मीनिंग थोड़ा लिखवा देता हूँ किसके साथ क्या आता है, तो एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आपको एडवांस करा देता हूँ। एडवांस मतलब कि किसके साथ फ्रॉम ज्यादा करके आ जाता है। तो डाइड फ्रॉम भी आता है एक के साथ, जो आप पहले पढ़े हैं, किसके साथ डाइड फ्रॉम कब आता है, कौन से कॉज में, बताइएगा मुझे। एब्सटेन फॉर्म ये आ गया, ठीक है, एब्सटेन फॉर्म हो गया। और एक और होता है डिबार फ्रॉम होता है, ठीक है। डेजिस्ट फ्रॉम होता है, डेजिस्ट फ्रॉम लिखिएगा, याद रखिएगा। फिर डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा आपका, ठीक है। रेजिस्ट हो गया, डिबार हो गया, एब्सटेन हो गया, डिफरेंट हो गए, ये चार कम से कम याद कर लीजिएगा, जो कि आपको काम देगा। और भी फ्रॉम बनते हैं, ठीक है, अभी तक सर। डाइट हो गया, डाइट फ्रॉम, डाइट फ्रॉम कब लगाते हैं, कौन कॉज में, आपका होमवर्क रहेगा। डिबार फ्रॉम, डिजीज फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, और रिस्पॉन्सिबल फॉर हो जाता है। फ्रॉम ऐसे बहुत सारे पूछ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगा, फोर गया, ऑन गया, विथ गया, और फोर फ्रॉम लग गया आपका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, फिल इन द ब्लैंक्स का ही है, देखते हैं क्या है। कि हर मदर टोल्ड हिम, क्या है, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब जिसकी जो माता है उसने बोला, क्या बोला, कि तो जो सन है बाबू, सन क्या करता है, ईस्ट में उगता है। तो उगने का कारण ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सत्य वचन, या कभी बदलने वाला नहीं, ठीक है। उसी को, जैसे कि अभी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो कल सैटर्न के एक्सिस पे तो नहीं चली जाएगी। अगर मून अगर मून एक पृथ्वी के चक्कर काट रहा है तो वो तो सैटर्न का चक्कर नहीं काटेगा, ठीक है। सन अपने जगह पे है तो बीच में से पृथ्वी के साथ तो नहीं घूमेगा, बात वही है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पहले से चलते आ रहा है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो बात है वो राइजेस का राइजेस ही रहेगा, ना ही इज राइजिंग होगा, ना ही विल राइज होगा, और ना ही रोज होगा। रोज मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, विल राइज फ्यूचर में हो जाएगा, इज राइजिंग कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और राइजेस है प्रेजेंट में। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपका प्रेजेंट में ही रहता है, और उसको हमेशा प्रेजेंट में ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बात करें तो टोल्ड लिखा, तो टोल्ड मतलब कि पास्ट में बात चला गया है और पास्ट में ही रहेगा, इसका मतलब रोज, जी नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हमेशा का हमेशा आपका प्रेजेंट फॉर्म में ही रहने वाला है, इसको कभी चेंज नहीं करते, ठीक है। चलिए आया समझ में, तो यहाँ पे हो गया राइजेस। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट द ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? इसके अंदर जो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन क्वेश्चन। अंडरलाइन सेगमेंट जो दिया है, अंडरलाइन तो दिया नहीं, लेकिन मैं अंडरलाइन कर देता हूँ।
और ये अंडरलाइन यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन हुआ नहीं था। तो ये अंडरलाइन में आपको चूज करना है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला सवाल क्या है, पढ़ तो ले। सवाल है, दे कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ, दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेजेस। क्या है कि दे कैन नॉट एबल टू स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन जर्मन लैंग्वेजेस। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू आर्टिकल का, कैसे आर्टिकल का मैंने पता किया, यहाँ पे फ्रेंच के साथ द का उपयोग किया गया है, बट यहाँ पे जर्मन के साथ द का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब द एक आर्टिकल है और द का ही लफड़ा है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन दिया हमें। चलो देखते हैं। तो क्या पता वहां पे एंड जर्मन आएगा, नहीं, एंड जर्मन नहीं आएगा। एंड एंड जर्मन आएगा जी, बिल्कुल नहीं। ए आ ही नहीं सकता, एंड के हिसाब से यहाँ उस स्वर है नहीं। आपका आई द जर्मन, तो आई का कोई सेंस नहीं बचा। एंड द जर्मन जी, ये बिल्कुल होगा डी ऑप्शन। अब बताते हैं ये ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हुआ। तो बात करें बाबू, जो तो आर्टिकल द है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार। जो आर्टिकल आपका द है, द के साथ आप नेशनलिटी में लगा सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि द इंडियन लिख सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। द जर्मन लिख सकते हैं आप, द फ्रेंच लिख सकते हैं, ठीक है, अमेरिकन लिख सकते हैं। तो दो, जो आपका द आर्टिकल होता है, द आर्टिकल वो दो नेशनलिटी के लिए बिल्कुल सही है, बट अब कंट्री में द नहीं लगा सकते, जैसे कि द इंडिया नहीं होता, ठीक है। बाकी कुछ कुछ कंट्री में लग सकता है, जैसे कि द वेस्ट इंडीज बोल सकते हैं, एक्सेप्शन होता है। और कॉन्टिनेंट के साथ द का प्रयोग नहीं होता, द एशिया, द अफ्रीका, ऐसा आप नहीं लगा सकते। और आपका जो ओशंस होते हैं, जैसे कि द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द साउथ इंडियन, इसके साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है, ओशंस में। तो कुछ कुछ आपका एक्सेप्शन है। यहाँ पे एंड के बाद जर्मन था, तो जर्मन यहाँ पे द पूछा, तो यहाँ पे भी द होगा। जो रिप्लेसमेंट करना था, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका उसी का, एरर का, तो इसमें भी अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन क्या देख लेते हैं एक बार। ये वाला पोर्शन आपका अंडरलाइन है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया उस हिसाब से मैंने लगा लिया। तो हर सिस्टर इन लॉस आर अ क्लियर लॉट एंड दे हैरिश हर। तो सिस्टर इन जो लॉस लिखा है बाबू, बिल्कुल गलत है। मैंने ये चीज नाउन में पढ़ा है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। जो आपका पोजेशन केस होता है, जब किसी का अधिकार दिखाना होता है, जैसे कि यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा है सिस्टर इन लॉज लिखा है, यही लिखा है। तो सिस्टर इन लॉज एक गलत है। गलत क्यों है? इन द सेंस, जब भी हम, आप कोई परिवार पॉजिटिव कंपाउंड नाउन का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी परिवार या पॉजिटिव बोलते हैं ना, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप फादर, तो वहां पे जब ज्यादा दिखाना होता है, जैसे कि बहुत सारे स्टेप फादर खड़े, तो क्या बोलेंगे? स्टेप फादर नहीं, स्टेप फादर्स बोलेंगे। या बहुत सारे सिस्टर इन लॉ खड़ी है, तो उसको क्या बोलेंगे? भाभी खड़ी है, तो क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉस। तो लॉज नहीं होता, आप एस इसमें नहीं लगाइएगा, आपको एस सिस्टर में लगाना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। याद आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। तो ये आपका सही है, बट ये गलत है। अब इसके हिसाब से ऑप्शन चूज करें यहाँ पे, तो देखिएगा पहले आपका सिस्टर्स इन लॉ, जो कि पहले ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर हुआ। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिस्टर भी है, लॉस भी है, तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। नो इंप्रूवमेंट का केस बन ही नहीं सकता, और ये दोनों में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गया, सी गया, डी गया, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो कैसे सही हुआ पता चला। ये कॉन्सेप्ट है बाबू नाउन का, और नाउन में मैंने पढ़ाया था ये चीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं उस हमारे चैनल पे जाके नीचे देख सकते हैं, नाउन लेक्चर बाय सनी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7-8 क्या है बाबू? तो 7-8 है सर, चूज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और 8 क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दो है, एक करेक्टली है, एक इनकरेक्टली है। चलो ध्यान दीजिएगा। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसमें से करेक्ट कौन है एक बार देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला इमरजेंसी, इमरजेंसी पे ध्यान दीजिएगा। तो इमरजेंसी कोई गलती नहीं है, इमरजेंसी ENCY बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे देख लें, कीप, कीप में ई होगा, कीप मतलब होता है रखना, ऑप्शन नंबर बी गया। सपोर्ट, सपोर्ट में SOPOURT होता है, URT होगा, जो कि गलत है। एस के बाद यू होगा, बाकी सही है। अराइवल, अराइवल में आई होना चाहिए, जो कि ई है, ऑप्शन नंबर डी भी गया। क्लियर हुआ। अराइवल मतलब होता है पहुंचना, कीप मतलब होता है रखना, और आपका सपोर्ट मतलब होता है, बोलते हैं ना सपोर्ट, सहायता, और इमरजेंसी मतलब होता है आपातकालीन स्थिति। 8 क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली, वो था करेक्टली और ये है आपका इनकरेक्टली। चलिए देखते हैं। तो पहले आपका लिंक, लिंक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लिंक जो हमारे डिफिनेशन में रहता है, लिंक आपका। डिलीट, DELETE, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत करेंगे ना ये चीज को, ये भी सही है, सही लिखा है, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा। प्रेस, प्रेस का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना,
तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ये भी गलत होगा। बच गया आपका इंक्रीज। इंक्रीज में बात करें तो INCREAC होता है, यहाँ पे ई का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये ई को काटेंगे और ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्लियर हुआ? डी मतलब कि इनकरेक्टली है, सही नहीं है। डी ऑप्शन सही है बट इनकरेक्टली वर्ड है, और बाकी ये सब करेक्टली वर्ड है। चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एरर इन इट। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें एरर ढूंढना है। ध्यान से देखिएगा, एरर ढूंढना है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो एरर निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका, हार्डली आई हैड अराइव्ड द एयरपोर्ट व्हेन आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो मैं मुश्किल से गया, अराइव किया एयरपोर्ट पे जब मुझे पता चला कि वहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है। तो बात करें यहाँ पे वर्ड है हार्डली, और हार्डली आपका एक एडवर्ब भी है, एक आपका कंजक्शन भी है। ठीक है, एक आपका कंजक्शन भी है। तो जो हार्डली है बाबू, हार्डली एडवर्ब है। और मैंने एक रूल एडवर्ब में पढ़ाया है, जो बच्चे नहीं देखे लेक्चर देख सकते हैं, कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ नेवर, और सो फास्ट, और एवर नेवर, ये जितने सारे एडवर्ब हैं, अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आते हैं, सेंटेंस के पहले पहले में आते हैं, तो इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आप सब्जेक्ट नहीं पुट कर सकते। तो बात करें यहाँ पे, हार्डली के बाद हैड यहाँ होना चाहिए और आई यहाँ होना चाहिए था, जो कि गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में गलती हो जाएगा। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझाया कि मैंने बहुत सारे वर्ड एडवर्ब अगर स्टार्टिंग में पूछे तो स्टार्टिंग के बाद एक हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली लगता है, जो कि यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो वो कट गया। ऑप्शन नंबर ए गलती है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। एवरीवन बिलीव्स दैट द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ द ऑल अदर रिवर्स इन ऑल ऑल अदर रिवर्स इन इंडिया। जो एवरीवन क्या मानते हैं कि जो गंगा रिवर है, होलीस्ट रिवर है, पवित्र रिवर है और दूसरे नदी से अलावा। तो बात करें बाबू, जो यहाँ पे बात करें तो डेट द गंगा इज द होलीएस्ट। होलीएस्ट का मतलब होता है पवित्र, और जो होलीएस्ट लिखा है थर्ड डिग्री है। कैसा डिग्री है? थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री का मतलब है बाबू एक कंपैरेटिवली डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी ऑल अदर नहीं आता, मतलब कि अदर का उपयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गलत। ठीक है, तो जब भी आप याद रखिएगा कंपैरेटिवली की बात करें तो वहां पे अदर दिया होगा बट काटना होगा। और आपका पॉजिटिव या सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये आपका सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव के साथ अदर का प्रयोग नहीं होता, और कंपैरेटिवली के साथ आपका अदर का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इसके साथ आर्टिकल जो लगा है बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं, बट आपका अदर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम होलिएस्ट पहले ही एक सब में का बात हो गया। ठीक है, तो ऑल अदर नहीं लगा सकते, अदर ये रूल है। अब एक किस चीज का एग्जांपल है बाबू? एडजेक्टिव लेसन का। चलिए, ही इज सीनियर एंड मोर ब्यूटीफुल देन हर बॉस। क्या है कि ये है सीनियर, ही इज सीनियर एंड मोर ब्यूटीफुल देन हर बॉस। यहाँ तक देखते गलती क्या है। तो बात करें यहाँ पे, और कंपेयर किया गया है, कंपेयर किया गया मोर ब्यूटीफुल, कोई गलती नहीं बॉस से, और ही इज सीनियर। अच्छा, एक वर्ड गलती ये रहा, सीनियर। सीनियर दिख रहा है आई ओ आर वाल, ये मैंने एडवर्ब में पढ़ाया है कि जितने भी होता है सीनियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, ठीक है, आपका सुपीरियर और आपका प्रीफर या सीनियर, ऑर्डरली, एल्डर, प्रीफर, इन सभी के साथ ना ही देन का प्रयोग होगा, ना ही THEN का प्रयोग होगा। होगा तो होगा टू का प्रयोग। तो बात कर यहाँ पे सीनियर है, और सीनियर के बाद यहाँ पे देन लगा दिया गया है, तो ये देन को काटिएगा और देन की जगह पे आ जाएगा आपका टू। क्लियर हुआ? तो ये बन जाएगा ही इज सीनियर एंड मोर ब्यूटीफुल टू हर बॉस। ठीक है, कंपेयर किया बिल्कुल सही है, बट कंपैरिजन के बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि है नहीं था। तो हमने सीनियर से एरर निकाला, और सीनियर के बाद टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका किस में हो गया? सी में, सॉरी हाँ सी में, डी और ई हो गया। चलिए, अब आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है नरेशन। नरेशन क्या है बाबू, देखते हैं। तो नरेशन है आपका, करीना सेड आई हैव रिपेयर्ड माय बाइसाइकिल। करीना सेड आई हैव, तो हैव को चेंज होगा हैड में, तो पहले उसी से एरर निकालिए। तो बात करें यहाँ पे शी हैज था, तो ऑप्शन नंबर ए गया। यहाँ पे हैड था, अभी तक सही है। यहाँ पे हैड है, यहाँ पे हैड है, तीनों में हैड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिपेयर्ड है, रिपेयर्ड है, रिपेयर्ड है, रिपेयर्ड है, कोई बिल्कुल सही नहीं। यहाँ पे बाइसाइकिल, बाइसाइकिल बिल्कुल सही है। तब देखते हैं किस में गलत है। तो ये तो ऑप्शन नंबर छड़ गया। यहाँ पे शी बिल्कुल सही है, डैड डैड बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेड है, यहाँ पे टोल्ड है, और यहाँ पे सेड है। तो ही सेड का सेड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गया। और यहाँ पे कियारा है, यहाँ पे करीना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कियारा नहीं होगा। कियारा अडवाणी की थोड़ी बात हो रही है, तो कियारा गया, करीना हो गया। ठीक है, तो करीना ने बोला था, कियारा ने नहीं। चलिए
चलते ऑप्शन नंबर 11, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है पैसिव फॉर्म, क्योंकि पैसिव फॉर्म तो आएगा आएगा, कोई भी आपके एग्जाम में आता है। तो जस्ट द शेफ, द सॉरी शेफ नहीं, शेफ होता है। द शेफ कुक्ड द मील। शेफ क्या है? कुक्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, कुक्ड द मील मतलब कि खाना पकाया, तो खाना पका लिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही पैसिव में किस में चेंज करते हैं? वॉज वर में। तब वॉज वर ढूंढिए, इसके अंदर वॉज है, इसके अंदर वर है, इसके अंदर वॉज है, इसके अंदर वर है, तो वर वाला केस गया, वर प्लूरल के लिए आता है, तो दोनों में काट दिए हम लोग। बच गया ऑप्शन नंबर 2 वॉज है। वॉज के बाद यहाँ पे कुक था, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी भी गया, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो क्या आ जाएगा? द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, शेफ ने शेफ। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका अब आते हैं पैसेज में, जिसका लास्ट पढ़ा हुआ है आपका इसको रीड करेंगे केयरफुली। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे, फिर आगे हम बनाएंगे। तो ट्री प्लांटेशन इज द, हाँ, is the transplanting spelling or seed maximize the amount of greenery and focus on promoting the planting tree can be very rewarding and fruitful. Not only is it the beneficial for this planet, but it also contributes the to helping create an environmentally friendly place to live, or as a tree help reduce pollutant. तो ये जो बात है बाबू, ट्री प्लांटेशन की बात हो रही है, एफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ही एफॉरेस्टेशन, जहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे और वो की फायदा आपके प्लानेट इकोनॉमिकली में आएगा। चलो देखते हैं। तो पहला आपका ट्री प्लांटेशन इज द क्या, इज द क्या आएगा? मेथड है, प्रोसेस है, टूल है, एक्सपेक्ट है। तो बात करें यहाँ पे, इसको आगे कर लेते हैं हम लोग, सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जो ट्री प्लांटेशन है बाबू, ट्री प्लांटेशन है क्या आपका? प्रोसेस है कि मैकेनिज्म है कि टूल है? तो टूल तो नहीं होगा, टूल मतलब होता है इक्विपमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी गया। एक्सपेक्ट नहीं होगा, मैकेनिज्म ये होता है जबकि आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो मैकेनिज्म हो नहीं सकता, ये आपका होगा प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा? प्रोसेस। जगह है नहीं, प्रोसेस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस क्लियर हुआ। प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग स्पेलिंग और सीड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी ऑन फोकस प्रमोटिंग। अब ट्री प्लांटेशन जो प्रोसेस है उसको लगाते हैं, और फोकस क्या करता है? सीड को लगाते हैं ना, जो कि फोकस क्या करेगा? ग्रीनरी को फोकस करेगा। अब प्रमोट लेकिन क्या करेगा? तो देखते हैं प्रमोट क्या करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। प्रमोट लैंड रिजर्वेशन, डिफॉरेस्ट, एक मिनट क्लियर होने दीजिए। प्रमोट लैंड रिजर्वेशन करेंगे, तो अगर पेड़ लगा रहे हैं तो लैंड का क्या काम है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए गया आपका। ठीक है, बात करें डिफोरेस्टेशन, नहीं, पेड़ लगा रहे हैं तो डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग ट्री, पेड़ को नुकसान पहुंचाना, ये भी गया। एफोरेस्टेशन वेजिटेशन पहुंचा। तो जी वेजिटेशन हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रमोट वेजिटेशन नहीं कर रहे, हम लोग प्रमोट करें एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है बाबू पेड़ को लगाना, अधिक संख्या में पेड़ बढ़ाना। तो जब यहाँ पे बात करें, तो जो प्रमोट हम लोग कर रहे हैं, प्रमोटिंग कर रहे हैं, वो हम एफोरेस्टेशन के लिए कर रहे हैं, कि पेड़ कट रहे हैं, हम लोग पेड़ उगा रहे हैं। तो ग्रीनरी एंड फोकस ऑन प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्री कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग एंड फ्रूटफुल। अब फ्रूटफुल क्या होता है? फ्रूटफुल देखते हैं, फ्रूटफुल क्या देगा हमें? तो फ्रूटफुल लेबर, ऑर्डर या प्लान। तो बात करें जो फ्रूटफुल हमें प्लांटिंग देगा, फ्रूट मतलब कि खाने वाला फल नहीं, उसका जो प्रयास होगा, प्रयास का मतलब एंडेवर। ठीक है, प्रयास का मतलब होता है एंडेवर। ठीक है, और मैंने एंडेवर से कैसे याद किया था? ये सिनोनिम से। एंडेवर मतलब कि एंडेवर गाड़ी है, एंडेवर गाड़ी है ना, एक जो लेने का प्रयास किया था मैंने, तो मतलब मैंने से ऐसे याद किया था। तो प्रयास किया गया उसके लिए, प्लान थोड़ी किया है, प्रयास किया गया। तो ऑर्डर भी गया, लेबर भी गया। तो लेबर तो कोई मकसद ही नहीं, प्लान और इसमें फंस सकते थे, लेकिन एंडेवर। तो जो भी यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर 3 में, ब्लैंक नंबर 3 में, तो जो हम लोग ब्लैंक नंबर का 3 में बात करें, तो रिवॉर्डिंग एंड फ्रूटफुल एंडेवर। ठीक है, प्रयास किए हम लोग। ठीक है, एंडेवर प्रयास किए थे। नॉट ओनली इज इट, क्या है? नॉट ओनली इज इट बेनिफिशियल फॉर द प्लानेट, जो कि है ये खाली प्लानेट प्लानेट कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये पौधा सॉरी ये फायदा पहुंचाएगा किस चीज में? फिजिकली में नहीं, फिजिकली का मतलब होता है भौतिक रूप से, तो वो नहीं पहुंचाएगा। इकोनॉमिकली नहीं होगा, इकोनॉमिक मतलब कि राज व्यवस्था में घुस रहे हो आप लोग, वो इकोनॉमी नहीं। सोशली सामाजिक तौर पर नहीं, इकोलॉजिकली, जो कि इकोलॉजी का मतलब होता है, ये आपका इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि आप, हम क्या है? प्लांट पे डिपेंड है, प्लांट हम पे डिपेंड है। तो इकोलॉजिकली हम लोग इस चीज को फायदेमंद करेगा, और प्लानेट का भी फायदेमंद करेगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है? पांचवा है यहाँ पे हो जाएगा इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल फॉर द प्लानेट
प्लांट मतलब क्या होता है, ग्रह, बट इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हेल्पिंग क्रिएट एन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्लेस टू लिव, एज ट्रीज हेल्प रिड्यूस पॉल्यूटेड। अब ट्री क्या करता है, पॉल्यूंट को भी रिड्यूस करता है, बट पॉल्यूंट को रिड्यूस करेगा तो किस प्रकार में, देखते हैं ऑप्शन नंबर। कैलकुलेशन में, कंसंट्रेशन में, मेथड में, प्रॉब्लम में। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल करेगा वो कंसंट्रेशन में, जहां पे प्रभाव ज्यादा हो गया उस चीज को कम करेगा, ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब कि हिसाब किताब, मेथड मतलब कि उपयोग हो गया, मतलब कि आपका प्रयोग कर सकते हैं, और प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो पोल्यूटेंट समस्या को नहीं, पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन को हटाएगा, सॉलिड समस्या नहीं, ठीक है, याद है समझ में। रिड्यूस तो पोल्यूटेंट करेगा ही करेगा, बट कंसंट्रेशन को देखते हुए, क्लियर हुआ। तो ये जो आपके थे, आपके पैराग्राफ, जो कि थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट पे हम लोग दिमाग लगाए, एक दो पॉइंट हमारा बना था, तो पांचों आई थिंक बना लिए होंगे तो बहुत ही बढ़िया, आपका 100% गुड मार्क्स कैरी कर रहे हैं आप लोग, अगर पांचों हैंडलिंग कर लिए होंगे। बट नहीं कर पाएंगे तो दो तीन आपके बन गए, पहला आपका एक लॉजिक बन गया होगा, दूसरा आपका प्रोसेस बन गया होगा, ठीक है, और एंडेवर शायद मीनिंग नहीं पता होगा, आप नहीं बना पाइए होगा, ठीक है। चलिए, तो पांचों हम लोग ने हैंडलिंग कर दिया था, ठीक है। लमसम आपका 5 में से आई थिंक आपने 3 या 4 कंपेयर कर लिया होगा, एचआईएफ बना लिया होगा, ठीक है। और आपने अभी तो प्रैक्टिस सेट कर ही लिया, सिनोनिम्स देख लिया, एंटोनिम्स भी देख ही लिया, ग्रामर और आपका एरर भी पार्ट हो ही गया। तो सारा हम लोग ने इसमें मिक्स दिया था क्वेश्चन, आई थिंक आपको बनाने में मजा आया होगा। जो बच्चे रेगुलर है उनको तो मजा आ ही रहा होगा, जो नए हैं उनको शायद मजा आया होगा, ठीक है, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तब, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा सफर खत्म होता है, और आपका प्रैक्टिस सेट भी 6 भी हो गया। अब 7 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, 7 बनाएंगे आपके लिए एमटीएस, ठीक है, 7 प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए चलते हैं, इसी तरह हंसते रहिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए